नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जिंदगी मिलेगी दोबारा और इस कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। कम बुद्धि वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि फर्नीचर हटाने का बहाना बिल्कुल झूठा है। इस कमरे की चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन उस कमरे में हाथ से चीज़ों को हिलाना मुश्किल था। वाह वाह! अवनी अब अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकी थी, इसलिए बुआ के सामने उसे घृणा सी आ गई। बुआ की बात सुनकर साफ हो जाता है कि कुणाल एक मंजिल को किराएदार बैठाकर पूरा किराया अपनी जेब में डालना चाहता है। हालांकि पूरा घर 3 लोगों के नाम पर है, लेकिन कमरे अलग अलग नहीं बटे हैं। जमीन हथियाने के बारे में सुना था, लेकिन घर के कमरे हथियाने के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। अवनी ने खुद से कहा। घर में माँ और बहन के ना होने का अवसर भाई ऐसे ले सकता है? सोचकर ही उसका मन क्रोध और निराशा से भर गया। अनजाने में अवनी के सीने में एक आह से निकली। फिर वह सीढ़ियां तोड़कर पूर्व के कमरे की ओर चल पड़ी, जिसमें 2 विधवाओं के रहने के लिए इंतजाम किया गया था। उस कमरे को देखते हुए अवनी का सिर फिर से गर्म हो गया। 2 छोटी खिड़कियों और रंग बिरंगी दीवारों वाले स्थापत्य कला से भरे कमरे में खुलापन का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। कमरा अवनी का सपना नहीं है, हालांकि यह पिछले कमरे से बेहतर है। मेरा दक्षिण का खुला कमरा इससे 100 गुना बेहतर था, अवनी हताशा से बोली। बुआ भी तब तक आकर अपनी भतीजी के पीछे खड़ी हो गई। बुआ, मुझे इस कमरे की आवश्यकता नहीं है। बहुत हुआ बकवास, अवनी ने चांदनी देवी की ओर देखकर कहा। मैं इस घर को बेच दूंगी। क्या कर रही हो? तुम तो कुछ दिन पहले ही घर बेचना नहीं चाहती थी, अवनी की बुआ ने सदमे में कहा। मैं बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे मेरे सही दावे से वंचित किया जा रहा था। मुझे मेरे हिस्से का 10% से भी कम कीमत देकर लेने को मजबूर किया जा रहा था, अवनी ने गुस्से के साथ कहा। अवनी अपने भाई की हरकतों से बेहद नाराज है। साथ ही वह इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती। झगड़ों और विवादों की रेत में डूबी लड़की ढूंढ रही है मुट्ठी भर शांति। इस बार प्रमोटर से मैं खुद बात करूंगी। मैं बिक्री के पैसे लेकर कहीं और चली जाऊंगी, अवनी ने कहा और बिस्तर पर बैठ गई। उसके वजन को संभालने में असमर्थ पुराना पलंग कच की आवाज से कहरा उठा। उस शब्द को सुनकर अवनी ने कहा, मैं अपनी शादी पर मुझे दिया गया फर्नीचर विशाल के घर से नए घर में ले जाऊंगी। कर दो ध्वस्त घर को, होने दो यहाँ फ्लैट, लेकिन मैं अपना भुगतान लिए बिना नहीं छोड़ूंगी। क्या शादी के लिए फर्नीचर ले आओगी? मैंने सुना है भाभी ने कहा है कि वह तुम्हारी शादी के लिए कोई नया फर्नीचर नहीं बनवाएगी। चांदनी देवी ने अपनी भतीजी की ओर देखा और थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। घर बेचने के विषय भी उसके मन में चिंता पैदा कर रहा था। मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे अपने ही घर में शांति नहीं मिली। हम किसी और के घर में शांति की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ मैं? बेवजह परेशानी पैदा करने से कोई फायदा नहीं है, अवनी ने भुआ से नजरें हटाते हुए कहा। तुम और मैं इस घर को बेचकर शहर में कहीं और चले जाएंगे। जीवित रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और ना ही भरोसे करने के लिए कंधा। लेकिन मैं आलोक की माँ को क्या जवाब दूंगी? भतीजी का फैसला सुनकर चांदनी देवी हैरान रह गई। मैंने उन्हें जबान दी थी। मेरा विश्वास करो बुआ, मुझे शादी करने के लिए मेरा मन नहीं खींच रहा है। मैं अपने इस टूटे हुए जीवन में किसी को भी शामिल नहीं करना चाहती, अवनी ने बुआ के सिकड़े हाथों को थामते हुए कहा। मैं अब अपना जीवन खुद जीना चाहती हूँ बुआ। मैं किसी और की जिंदगी से जुड़ना नहीं चाहती। मैं स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हूँ। मुझे अब किसी भी दया और सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैं एक के बाद एक तनाव से थक गई हूँ। विशाल, विवेक, भाई सब बराबर हैं, सब बराबर है। आलोक भी, चांदनी देवी ने अपनी भतीजी के शब्दों के बीच में ही कहा। उस आदमी ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यह सुनकर अवनी चुप हो गई। कैसे समझाए भुआ को कि उस होने वाले पति पर अभी कोई भरोसा नहीं जन्मा है? क्या बिना विश्वास के पति पत्नी का बंधन संभव है? मुझे पता है कि तुम अभी भी आलोक पर पूरा विश्वास नहीं करती, लेकिन चांदनी देवी ने अपनी भतीजी को फिर से मनाने की कोशिश की और कहा, प्लीज
मुझे मजबूर ना करो बुआ। मैं जानती हूँ कि आलोक की माँ आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन क्या आप अपने आप को अपने मन के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर कर सकती हैं? अपनी भतीजी की बात सुनकर चांदनी देवी ने अपना हाथ अवनी के हाथ से हटा लिया। फिर वह थोड़ी सी बुदबुदाई, तुम जो अच्छा समझो वो करो। तुम अब बड़ी हो गई हो, तुमने खुद को समझना सीख लिया है। दोपहर को ढलते और शाम की आगमन पर आसमान हल्के रंगों से भर जाते हैं। अवनी उस प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए थाने की ओर बढ़ रही है। यह जींस पैंट और स्नीकर्स पहने कॉलेज की एक युवती की तरह दिखाई देती है। चलते समय उसने अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी पैंट के जेब में मजबूती से पकड़ रखा है। दरअसल मानो खुद को जिताने के सारे सबूत संभाल रही हो। बैठिए बैठिए। थाने में प्रवेश करते ही महिला पुलिस अधिकारी ने अवनी की ओर देखा और विपरीत कुर्सी की ओर बैठने का इशारा किया। मैडम, यह देखिए सारे सबूत। विशाल ने घर की मरम्मत करवाते समय बाथरूम में कैमरा लगाया था। अवनी ने कुर्सी पर बैठे बिना ही फोन आगे बढ़ाया। फिर विशिष्ट फोटो निकालकर फोन अफसर की ओर बढ़ाया। यह देखिए, मेरे जाने से पहले कोई अज्ञात उस कमरे में आया था। मुझे फर्श पर धूल और गंदगी में भरे हुए पैरों के निशान देखने को मिले। कहकर अधिकारी को एक और तस्वीर दिखाई। बिना किसी जवाब के महिला पुलिस अधिकारी तस्वीर को विस्तार से देखने लग गई। और हाँ, मैं यह भी बता दूं कि कमरे के एक कोने में शावर का बाड़ा भी टूटा हुआ था, साथ ही शावर हैंडल भी। अवनी ने एक तेज सांस में कहा, मुझे लगता है कि आपको उस घर में जल्द ही पुलिस बल भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। यह सुनकर अधिकारी ने कुछ देर विपरीत कुर्सी पर बैठी गोरी महिला की ओर देखा। फिर गंभीर चेहरे के साथ अवनी से कहा, आप पुलिस विभाग पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही हैं, है ना? कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी को इस तरह के सपाट जवाब की उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में मैं उस घर में जाकर देखना चाहती थी कि क्या है, और इससे आपकी जांच भी आगे बढ़ जाती। अवनी ने आह भरते हुए उत्तर दिया। और अवनी की बातों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए महिला अधिकारी ने कहा, और आपको अभी भी लगता है कि हम मामले को हल्के में ले रहे हैं, है ना? जैसे विशाल की रहस्यमय दुर्घटना की घटना को पड़ोसी राज्य में पुलिस ने हल्के में लिया था। मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। अवनी ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छुपाते हुए कहा। दरअसल विभिन्न घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग पर उसका भरोसा उठने लगा था, क्योंकि विशाल की मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा अवनी को कम परेशान नहीं किया गया था। यही आपका मतलब है? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन एक को देखकर सभी को आंकने का क्या मतलब है मैडम? उसने दराज में रखी हुई प्लास्टिक में लपेटी हुई कुछ चीज को अवनी की ओर धकेल दिया। प्लास्टिक कवर के अंदर से कुछ छोटे कैमरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? अवनी ने झुकी हुई बाहों के साथ अधिकारी से पूछा। वही जो आप कह रही थी कि सबूत मिटाया जा रहा है, ये वही है जिन्होंने हमें ये कैमरे दिए हैं। महिला अधिकारी ने थोड़ा मजाक में कहा। क्या मतलब? अफसर की बात ना समझकर अवनी ने कहा, जो सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपको सबूत क्यों देंगे? बाहरी जूते खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं मैडम। जो सबूत इकट्ठा करके हमें देते हैं उसे बहुत पैसा मिलता है, क्या समझे? पीछे से आ रही एक जानी पहचानी पुरुष आवाज को सुनकर अवनी चौंक गई। तुम? मेरा मतलब आप? खाकी वर्दी पहने उसके सामने खड़ा आदमी बहुत परिचित था, लेकिन आज अवनी के लिए वो बहुत ही अपरिचित था। यद्यपि आप शब्द व्यक्तित्व गंभीरता में लिपटे आकृति को संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अनजाने में अवनी ने आज उसे आप संबोधित किया। हाँ, मैं हूँ आलोक रॉय। और जो लोग सबूत चुराने गए थे उन्होंने भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में कई नील चक्रों के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि व्यापार अभी भी फल फूल रहा है। आलोक ने चुटीली मुस्कान के साथ अवनी की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है इस गिरोह के मुखिया को अभी तक पुलिस राज्य की
पड़ोसी राज्य की पुलिस ने नहीं पकड़ा है, लेकिन जो भी हो, आपकी अवलोकन की शक्ति निसंदेह बेजोड़ है। दीवार पर लगे कैमरे का लेंस ढूंढकर और उसकी फोटो खींच कर लाना, ग्रेट जॉब। बड़ी बात यह है कि उस छोटी सी लेंस पर हमारे किसी भी पुलिस सर्च दल का ध्यान नहीं गया था। सामने बैठे परिचित व्यक्ति के इस तरह से अपरिचित तरीके से बोलने से अवनी कुछ नाराज हो रही थी। आलोक की बातों में खुद को अज्ञात महसूस करवाने की अभिव्यक्ति मिश्रित है। यह ऐसा है जैसे वह अवनी को नहीं जानता, कभी उससे मिला भी नहीं। सामने खड़ा आदमी कभी कॉफ़ी शॉप में मिला भी था, ऐसा नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक सुस्त दिमाग वाला पुलिस अधिकारी जो अपनी याददाश्त भूल गया है, जिसका संबंध केवल अपराध और अपराधी से है, भावनाएं, प्रेम, वहाँ सब बेकार है। अवनी खुद को इस माहौल के अनुकूल नहीं बना पा रही थी। साथ ही इस बात से बेहद परेशान हो रही थी कि उसे आलोक के पेशे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी खबर छुपाने से उसके दिल में अभिमान की एक परत चढ़ गई थी। इसके अलावा भले ही आलोक आज पूरी तरह से क्लीन शेव के साथ काफ़ी सुंदर और आकर्षक लग रहे थे, लेकिन अवनी ने किसी अज्ञात कारण से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अस्पष्ट लगा। क्या आपको कुछ और पता चला? अवनी ने फर्श पर अपनी आंखें टिकाए हुए कहा। वह आलोक को आप कहकर बिल्कुल भी संबोधित नहीं करना चाहती थी। भले ही अवनी तुम संबोधित करना चाहती थी, लेकिन आलोक की अजीब अभिव्यक्ति कह रहा है कि थाने में तुम कहकर बात करना बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी अगर इस समय ऐसा करें तो। इसके अलावा महिला पुलिस अधिकारी के सामने बैठे रहने के कारण तुम कहना शायद अनुचित होगा। बहुत कुछ पता चल गया है, इसीलिए तो आपको थाने बुलाया है मैडम। पुलिस अधिकारी ने टेबल पर पड़े पेपर वेट को उंगलियों से चलाते हुए कहा। हमारा पुलिस बल विवेक के घर 24/7 नज़र रख रहा है। मुझे पहले ही खबर मिल गई थी कि आप उसके घर गई हैं, लेकिन विवेक उस दिन से घर नहीं आया है। उसने अपने परिवार से संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की है। कोई फ़ोन, टेक्स्ट, मेल कुछ भी नहीं, क्योंकि हम गुप्ता परिवार के घर के नंबरों को ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि विवेक ने अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया है। तो फिर अवनी ने इस बार थोड़ा थक कर कहा, तो वो आदमी क्या हवा में गायब हो गया? मुझे नहीं पता कि वह हवा में गायब हो गया है या नहीं, लेकिन विवेक का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है, अधिकारी ने अवनी से कहा। कल ही हमारे हाथ में कुछ डिटेल्स आई, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उसके खाते में केवल कुछ हजार रुपए ही बचे हैं। पिछले 1 साल से पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकाला गया है, और वह भी कैश में। क्या विवेक के पास केवल एक ही बैंक खाता था? अवनी ने फिर से पूछा। आप चाहे तो पैन कार्ड डिटेल्स से भी बाकी खातों की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जब आपको सर्च वारंट मिल गया है तो आपको यह भी निश्चित रूप से मिल जाएगा। अवनी ने एक असंगत बात बड़ी अधीरता से कहा। हताशा धीरे धीरे बढ़ रही थी उसकी चारों ओर। कोई दिशा नहीं मिल रही थी। देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोर्ट से सर्च वारंट नहीं मिला है। आपकी सास, मेरा मतलब है कि श्रीमती गुप्ता, पुलिस बल से इतना डर गई थी कि उसने हिम्मत ही नहीं की हमारे काम में बाधा डालने की। टेबल के एक कोने में पेपरवेट को छोड़ते हुए अधिकारी ने कहा। मुझे बताइए, इस हालात में सर्च वारंट कैसे मिलेगा? जब विवेक के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने जिस नंबर से आपको वीडियो भेजा है वह नंबर उसका है भी या नहीं। इसके अतिरिक्त विवेक समाज के उच्च वर्ग के व्यवसायी परिवार से है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। लेकिन हमारे पास एक बात आई है, कहकर अधिकारी ने चुप्पी साध ली। लेकिन क्या? क्या आपके हाथ आया है? अधिकारी की बात रुकते ही अवनी ने असीम दिलचस्पी से कहा, मानो वह विलंब को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके पति का सोशल मीडिया अकाउंट आज तड़के ही लॉगिन किया गया था। डिवाइस की लोकेशन पड़ोसी राज्य के बेगूसराय क्षेत्र में है, और 2 दिन पहले एक अज्ञात नंबर से आपके पति के खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
अधिकारी ने पेपर वेट को फिर से घुमाते हुए कहा। विशाल, लेकिन वो तो। अवनी ने कुर्सी को धक्का दिए और बड़ी ही उत्तेजना के साथ वो फर्श पर खड़ी हो गई। हमारी कार खाई में गिर गई थी मैडम। मेरी आंखों के सामने विशाल और ड्राइवर खाई में गिरा। उसकी मौत की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। क्या? अधिकारी एक पल के लिए अवनी को उत्तेजित देखकर स्तब्ध रह गया। प्लीज आप थोड़ी शांत हो जाइए और बैठिए, आलोक ने उल्टी हुई कुर्सी को सीधा करते हुए कहा। यदि विशाल जीवित है तो हमारी पुलिस उसे अवश्य ढूंढ लेगी। आलोक की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अवनी को एक पल के लिए शांत करा दिया, लेकिन अवनी फिर से निराशा के भाव के साथ कुर्सी पर बैठ गई। फिर महिला अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कोई और जानकारी उपलब्ध हुई है? धन्यवाद महोदया, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। आप समझे कि हमें कुछ औपचारिकताओं के माध्यम से काम करना होता है, लेकिन फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। नमस्कार। जैसे ही अधिकारी ने एक इशारे से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी छाती के सामने जोड़ा, अवनी उठ खड़ी हुई। जैसे ही अवनी झुककर दरवाजे की ओर बढ़ी, आलोक ने कहा, धन्यवाद मैडम, एविडेंस देने के लिए। हमारा पुलिस विभाग आपका आभारी रहेगा, आलोक ने अभिवादन के भाव से कहा। लेकिन अवनी हाथ जोड़कर अभिवादन वापस नहीं कर सकी। वह संकोच कर रही थी। उसके दिल में थोड़ा अपराध बोध भी था। फोन रिसीव नहीं करना, आलोक का फोन कॉल काट देने की सूक्ष्म स्मृतियां जेहन में आने लगी, और भी बहुत कुछ। अनजाने में ही उसके सीने से एक आह निकली। अच्छा, मैं आ रही हूँ अफसर, अवनी ने कहा। आलोक को एक बार देखते हुए वह थाने से बाहर निकल गई। ट्रिंग। थाने से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर गई थी कि फोन में एक नोटिफिकेशन की तेज आवाज के साथ अवनी सड़क के किनारे खड़ी हो गई। आलोक का नाम डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई दिया। शाम के 7 बजे, बारिस्ता कॉफ़ी शॉप में। मुझे आशा है कि तुम इस बार मुझे नज़रअंदाज नहीं करोगी। मैसेज देखते ही अवनी पूरी तरह से चौंक गई। अवनी ने अपना सिर सुनसान पुलिस स्टेशन की ओर घुमाया। आलोक की आंखें उसे देख रही हैं। मोबाइल फ़ोन की एनालॉग घड़ी तब 6:45 का समय बता रही है। अच्छा अवनी, अगर हम सबूत इकट्ठा करते हैं तो उसे कितना पैसा देना चाहिए, और जो सबूत को नष्ट करता है उसे कितने देते हैं? वे दोनों ही कॉफ़ी शॉप के कोने में आमने सामने बैठे हैं। चेरी लाल रंग की कुर्ती पहने लड़की के चेहरे पर चिंता की एक गहरी लकीर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि यतन के साथ आईब्रो सेव की हुई भौहें भी चिंता की अभिव्यक्ति ही प्रकट कर रही हैं। लेकिन ऐसे समय सामने बैठा एक मजबूत पुरुष आवाज़ सुनते ही अवनी ने अपना चेहरा उठाया। सामने की कुर्सी पर बैठे आलोक के चेहरे पर पिछले प्रोफेशन का कोई निशान नहीं है। इसके बजाय उसकी आंखें बेहद सादगी से चमक रही हैं, मानो अवनी की ओर से किए गए सभी कठोर व्यवहार और उपेक्षाओं को पलक झपकते ही भुला दिया हो। तुम लोग कब गए थे उसके घर की तलाशी लेने? अवनी ने थोड़ा गंभीरता से पूछा। अवनी के मन में भी यह सवाल तब भी घूम रही थी। परिचय के कुछ दिनों बाद आलोक ने कहा था कि वह एक पटकथा लेखक है और सिविल परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह एक निजी फर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग में उसने कभी नहीं कहा। आलोक की कही हुई बातें अवनी अपने मन में खुद से दोहरा रही थी। क्या हुआ? सोचना समाप्त हुआ? आलोक ने अवनी को संबोधित किया, लेकिन अवनी को आलोक का जवाब भी नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि वह अपने ही मन में व्यस्त थी। आप मतलब कि तुम इस पुलिस विभाग में कब शामिल हुए? आखिरकार अवनी ने वही सवाल पूछा जो उसके दिमाग में घूम रहा था। 1 महीना हो गया। तुम क्यों पूछ रही हो? आलोक ने वापस पूछा। मैंने तुमसे नहीं कहा, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं तो मैंने ऐसा कहाँ कहाँ कहा। ऐसा महसूस करने का कोई कारण भी नहीं है। मैं ऐसे ही बस पूछ रही हूँ, अवनी ने कहा, अपने मन में अच्छा और बुरा के संघर्ष भावना को पूरी तरह से दबाते हुए। और कितनी बात अपने मन में दबा कर रखोगी मैडम? आलोक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करने से डर रही हो।
लेकिन मैं थोड़ी तेज आवाज़ में ही कह रहा हूँ कि मेरे सामने खांसने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी कोई शाखा नहीं है। आश्चर्य होना सामान्य है। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, लेकिन तुमने इस बड़ी खबर को गुप्त रखा। जब तुम मेरे साथ मेरे पूर्व ससुराल गए, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अवनी ने आलोक की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम थाना प्रभारी हो, तो मेरे इस मामले के लिए मैं इतनी भागदौड़ नहीं करती। मुझसे क्यों छुपाया? तुम विशाल और विवेक के कुकृत्यों की इतनी बड़ी खबर अपनी माँ और बुआ से छुपा सकती हो, तुम मुझसे छुपा सकती हो, लेकिन अगर मैं अपना पेशा छुपाता हूँ तो यह गलत है। सच्चाई का जाल बुनना गलत है ना? आलोक ने अवनी की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, तुमको बहुत चोट लगी है, लेकिन इसकी वजह से दूसरों पर भरोसा करना भूल जाओगी, यहाँ तक कि अपना परिवार, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड। तुम यह सब कुछ कहने के लिए अपनी बुआ पर भी भरोसा नहीं कर सकी अवनी। तुम्हारी वीडियो क्लिप, विशाल का कृत्य, कुछ भी नहीं। आलोक के सवालों की बौछार से अवनी टूट जाती है। गोद में लटका हुआ हाथ भी माथे पर आ गया। मैंने नहीं कहा, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया तो वह सब कुछ बिगड़ जाता, और अगर रिश्तेदारों को पता चलता तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। विधवा होने के बाद से परिवारजनों का रूप मैंने देखा है आलोक। सच्चाई कभी दबाई नहीं जाती अवनी। आलोक ने उसकी बातों के बीच में ही कहा, तुम्हारा केस जितना सफल होगा, उसे उतना ही अधिक मीडिया कवरेज मिलेगा। नैतिक मुद्दों के चलते अगर पीड़िता के परिचय बाहर नहीं भी आए, लेकिन परिवार की बात तो जरूर पता चल ही जाएगी। मैं मानता हूं कि तुम पीड़ित हो, लेकिन तुम कब तक अपना चेहरा इस तरह छुपा सकती हो? शादी मेरी पसंद थी आलोक, मेरी माँ की इच्छा के विरुद्ध। अवनी ने दिल से कहा, अगर माँ यह बात जानती तो मुझे नहीं पता कि माँ क्या कर बैठती। क्या तुम विशाल के बारे में सब कुछ जानकर उसे शादी की थी, या फिर विशाल के प्यार में शादी की थी? आलोक ने फिर से गंभीर अंदाज में कहा, खामखा अपने आप को दोष देना बंद करो। अवनी, मैं तुम्हारी माँ के ईगो की दवा तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि विशाल को पसंद या नापसंद करने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस कमीने ने तो सिर्फ तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया है। अवनी आलोक की बात सुनकर चुप रही। कितने ही शब्द इतने बरसों में जमा हुए हैं, मन में स्मरण करते करते वह लगातार ढेर होती जा रही है, लेकिन वे किसी को बताना नहीं चाहती। जब मछली के कांटे तुम्हारे गले में पड़ जाते हैं, तो क्या तुम मछली खाना बंद कर देती हो, या अधिक सावधानी से कांटे चुनकर खाती हो? आलोक ने अवनी के उदास चेहरे को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी ने आलोक के शब्दों का अर्थ समझे बिना कहा। तब तक उसका सिर बेतरतीब विचारों से भर गया था। यदि एक व्यक्ति ने किसी का विश्वास को धोखा दिया, तो क्या उसे हर किसी पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए, या किसी व्यक्ति पर परीक्षण और सत्यापन के बाद भरोसा करना चाहिए? आलोक ने लकड़ी की मेज पर हाथ रखा और गरिमापूर्ण ढंग से कहा, अंधविश्वास और अविश्वास दोनों ही लोगों के लिए समान रूप से हानिकारक हैं। आलोक के सरल स्पष्ट बातों को सुनकर अवनी ने धीरे से अपना चेहरा सामने बैठे व्यक्ति की ओर उठाया। मुट्ठी भर नई दिशाएं निराशा के कोहरे से जैसे झांक रही थी। मैं कल बेगूसराय जाऊंगा। हालांकि मेरे पास कोई खुद पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मेरी चटी इंद्रियां कहती हैं कि वहां बहुत कुछ छुपा है। आलोक ने अवनी से कहा, लेकिन हाँ, यह मत भूलो कि मैं इस मामले को अधिक महत्व दे रहा हूँ, क्योंकि यह तुम्हारा मामला है। यह मेरी ड्यूटी है, जिसमें मैं, तुम और वह कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।